ओके, लेट्स कम बैक एवरीवन। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना दूसरा टाइप ऑफ रियल एसेट्स है विच इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, रिकॉल करो। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं आपके कमोडिटीज, आता है आपका रॉ लैंड, फार्म लैंड एंड फिर टिम्बर लैंड। ये सारी चीजें आपके नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि नेचुरली ऑकरिंग है इन दी मदर अर्थ। ठीक है। कमोडिटीज जो है ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं विच इज, कोई बता पाएगा? बहुत पहले पढ़े थे अपन, वे अर्लियर। आई रिमेम्बर इन आइदर इन इक्विटी पढ़े थे अपन कमोडिटीज का बाइफर्केशन। पीपल डोंट रिवाइज, ये तो मुझे दिख गया, हम लोग रिवाइज नहीं करता है। कमोडिटीज बताओ, सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज। सॉफ्ट कमोडिटीज कौन से होते हैं? क्रॉप्स हुए, लाइफ स्टॉक हुए, जो अपन को ग्रो करना पड़ता है या फिर रियर करना पड़ता है, जिसकी फार्मिंग होती है। हार्ड कमोडिटीज क्या होता है? जिसको अपन को माइन करना पड़ता है, एनर्जी प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ये सब आपके हार्ड कमोडिटीज में आते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज में आपके कमोडिटीज आते हैं विच आर सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज, देन कम्स रॉ लैंड, फार्म लैंड एंड टिम्बर लैंड। तो इसके बारे में अपन इस वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज में आप डायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हो। कैसे सर? गो एंड डायरेक्टली बाय अ लैंड, आपका डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया। गो एंड डायरेक्टली बाय दिस कमोडिटीज, गो एंड डायरेक्टली बाय अ फार्म लैंड, गो एंड डायरेक्टली बाय अ टिम्बर लैंड। तो डायरेक्ट एक्सपोजर लेने के लिए आप डायरेक्टली ओनरशिप ले सकते हो इसमें, या फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी ले सकते हो। यू ऑलरेडी नो, थ्रू अ फंड आप पैसा पुल कर लो, लिमिटेड पार्टनरशिप्स बनवा लो। आजकल तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाले लोग भी इनमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, रॉ लैंड, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, ये सब चीज में। ठीक है। या फिर आप एक ऐसी कंपनी का शेयर को बाय करो, ऐसे लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को बाय करो जो कमोडिटीज में डील कर रहा है। अगर आपको ऑयल का एक्सपोजर लेना है तो यू कैन मे बी बाय शेयर ऑफ ओएनजीसी। अगर आपको फार्म लैंड, टिम्बर लैंड का एक्सपोजर लेना है तो यू कैन बाय शेयर्स ऑफ कंपनीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील कर रहे हैं। तो आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज में एक्सपोजर ले सकते हो, पर्टिकुलरली इन कमोडिटीज, यूजिंग डेरिवेटिव्स। मैंने आपको बताया था कमोडिटी डेरिवेटिव्स बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट है इन द शेयर मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और 90% लोग कमोडिटीज़ में एक्सपोजर लेते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स ओनली। तो आप गोल्ड MCX बोल के प्रोडक्ट सर्च करना, सिल्वर MCX, जीरा, सोयाबीन, ये सब के ऊपर कमोडिटी में, कमोडिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू भी आप कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकते हो। ठीक है। फिर आपको मैं फार्म लैंड और टिम्बर लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा, एक बार रीड कर लो। Natural resources comprise of raw land, farmland, timberland, soft commodities like plants and animals, and hard commodities like energy and minerals. फिर इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट अ डायरेक्ट एक्सपोजर इन नेचुरल रिसोर्सेज बाय डायरेक्टली बाइंग इट, या फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी ले सकते हो थ्रू पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, थ्रू पूल्ड फंड्स, जैसे कि ETFs हुए, REITs हुए, लिमिटेड पार्टनरशिप्स हुए, बाइंग शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज हु आर डीलिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज। आप एक्सपोजर इनमें क्रिएट कर सकते हो ऑल्सो थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। प्राइमरीली कमोडिटी फ्यूचर्स एंड स्वैप्स यूज होता है। आपके जो ये फार्म लैंड हुआ, टिम्बर लैंड हुआ एंड रॉ लैंड, रॉ लैंड मतलब नॉर्मल खेत, नॉर्मल एक जमीन जो पड़ी हुई है। ठीक है। फार्म लैंड हुआ मतलब वो लैंड जहां पे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ग्रो कर सकते हो। और टिम्बर लैंड वो हुआ जहां पे अपन टिम्बर, बड़ी बड़ी ट्रीज जो है उसको ग्रो करते हैं। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि रॉ लैंड लेते हैं जो कि एक बैरन लैंड होता है, और उसके ऊपर ना सोलार फार्मिंग करते हैं, सोलार पैनल्स लगाते हैं बहुत सारे, एंड उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको अपन सोलार फार्मिंग भी बोलते हैं। तो उसके लिए भी रॉ लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तीनों में एक कॉमनैलिटी ये है कि तीनों बहुत ही ज़्यादा इलिक्विड एसेट्स हैं। टू सेल अ लैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें इतना डिस्प्यूट का चक्कर रहता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो लैंड इज़ जनरली एन लिक्विड एसेट और यूनिक है। एवरी लैंड इज़
डिफरेंट इन इटसेल्फ, ठीक है। सबका एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन भी होता है। यहाँ पे लैंड का लोकेशन क्या है और लैंड की क्वालिटी कैसी है, ये डिटरमाइन करता है कि वो लैंड की वैल्यू कितनी होगी। व्हेन आई से क्वालिटी ऑफ लैंड, आई मीन क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर सामान उगना चाहिए भाई, फर्टाइल होना चाहिए लैंड। एंड अगर वो ऐसा लैंड है जिससे आपको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो अच्छे खासे मिनरल्स वहां पे अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मिनरल्स दैट कैन बी माइंड फ्रॉम द लैंड। और लोकेशन से मेरा ये मतलब है कि जितना ज़्यादा लैंड की प्रॉक्सिमिटी होगी टू द ट्रांसपोर्टेशन, अपन चाहते हैं ना कि लैंड के पास एक रोड हो। अगर वो लैंड के पास रोड नहीं होगी तो कभी भी आपका लैंड का वैल्यू आएगा ही नहीं। बट इफ दैट लैंड इज एक्सेसिबल, रोड जा रही है वहां पे, तो आपके लैंड की अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड इफ इट इज अ फार्मिंग लैंड तो यू नीड एक्सेस टू वाटर। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगा उस लैंड का। इन्वेस्टमेंट इन रॉ लैंड अगर आप करोगे तो इससे खाली आपको एक ही टाइप ऑफ इनकम जनरेट होती है, रेगुलर इनकम, विच इज लीज इनकम। या तो आप उस जगह को किसी को लीज में दे सकते हो, या फिर अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन लेना है तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, प्राइस एप्रिसिएशन। बट फार्म लैंड और टिम्बर लैंड में आपको एक और फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम मिल सकता है, विच इज द आउटपुट का इनकम। जब वो आउटपुट उसमें आपने कुछ लगाया, वो ग्रो हुआ, उसको भी आप सेल करोगे, तो फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उससे भी आपको एक इनकम होगा, इन एडिशन टू द लीज इनकम एंड प्राइस एप्रिसिएशन। बहुत सारे फार्मर्स स्पेशली इन यूएस जिनके पास बड़े बड़े फार्म लैंड है, वो खुद तो ग्रो नहीं करते, ठीक है, वहां तो फार्मर्स इतने हैं नहीं एज सच जैसे इंडिया में है। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने फार्म लैंड लीज में दे देते हैं। वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपना स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करती है, फिर स्ट्रॉबेरी को प्रोसेस करके सेल करती है। सो यू गो टू अ स्ट्रॉबेरी फार्म इन यूएस, यू विल अंडरस्टैंड कि यू विल नेवर सी अ विलेजर और अ फार्मर देयर। वो पूरी एक बड़ी सारी कंपनी है, वही अपना वहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग कर रही है, वो यहाँ पे टूर भी ऑर्गेनाइज़ करा रही है। जैसे आजकल इंडिया में दिस सूला वाइन यार्ड्स हैज़ स्टार्टेड, ठीक है? सूला एक कंपनी है वाइन की, वो ये अ एडवेंचर टाइप का स्टार्ट कर रखी है कि उनके बड़े-बड़े फार्म लैंड्स होते हैं, जिसमें वो लोग वो ग्रेप्स वगैरह को ग्रो करते हैं, ठीक है? व्हिच इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाइन। तो आप वहाँ पे जाओ, उनका ही रिज़ॉर्ट है, सुला का रिज़ॉर्ट है, वहाँ पे आप घूमो, उन्हीं का आपको दिखाएँगे भी कि कैसे वाइन ग्रो होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स, आपको टेस्ट भी करवाएँगे। ओवरऑल यू गेट दैट कंट्री साइड का फीलिंग। तो इंडिया में भी वो कल्चर चालू है, यूएस में स्ट्रॉबेरी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी इनकम मिलता है। प्राइमरीली इन्वेस्टर्स जो होते हैं फार्म लैंड में, वो इंडिविजुअल्स ही होते हैं जिनको फार्मिंग करना है, या फिर विलेजेस जो फार्मर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। रॉ लैंड और टिम्बर लैंड में आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई है। फार्म लैंड का साइज ऑब्वियसली इट विल बी स्मॉल इन साइज, टिम्बर लैंड का साइज इज मच लार्जर। तो टिम्बर लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको पता ही नहीं है कुछ भी टिम्बरलैंड के बारे में और इतना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए ये यूएस का कल्चर ज़्यादा है, वहाँ पे टीमों बहुत सारे होते हैं, हर थोड़े-थोड़े दूर में कंट्री साइड में देयर आर टीमो ऑर्गनाइजेशंस, ठीक है? टीमो ऑर्गनाइजेशंस मतलब टिम्बरलैंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशंस। इनके पास आप जा सकते हो, इनके पास उस एरिया के सारे अच्छे-अच्छे टिम्बर लैंड्स का पूरा डेटाबेस होता है, किसकी फर्टिलिटी कितनी है, कैसा टिम्बर कितना जल्दी इसमें ग्रो करेगा, सारी चीज़ें उनके पास रहता है, ठीक है? एंड वो आपको सपोर्ट और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपके बिहाफ में वो एनालाइज़ करेंगे लैंड को, एक्वायर करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। सो दे एनालाइज़ एंड एक्वायर टिम्बर लैंड ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में अपन देखे थे कि कितने तरीके से अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग्स। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है। फार्म लैंड, टिम्बर लैंड एंड रॉ लैंड में देयर आर वेरी लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल। जनरली आपको अगर फाइनेंसिंग चाहिए तो आपको या तो बैंक लोन लेना पड़ता है या फिर किसी से डायरेक्ट प्राइवेट डेट लेना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जान पहचान वाले से डायरेक्ट लोन आपको लेना पड़ता है, या तो उनसे लो या तो बैंक से जाके आप लोन ले लो। आजकल बहुत सारे रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, काम इनका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, बट वो आजकल फार्म लैंड्स एंड टिम्बर लैंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको एक्सपोजर लेना है फार्म लैंड और टिम्बर लैंड में और आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं,
आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट्स ऑफ दिस REITs एंड अपने लिमिटेड कैपिटल से इनके ऊपर एक्सपोजर ले सकते हो बाय बाइंग यूनिट्स ऑफ REITs, तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। फिर फार्म लैंड एंड टिम्बर लैंड में एक यूनिक रिस्क ये भी है, वेदर का चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये एक रिस्क हमेशा रहेगा। इसी साल ज़्यादा पानी गिर गया तो आपका पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब हो सकता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इम्पैक्टेड हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ द climate change the world is facing now, we are seeing कि fertility levels of the soils are decreasing, yield per hectare वो भी बहुत कम हो रहा है, आउटपुट उतना आजकल आता नहीं है फ्रॉम द सेम लैंड, तो ये एक हमेशा रिस्क रहता है। ऑल्सो फार्म लैंड में एक यूनिक रिस्क ये है कि वहाँ पे जो क्रॉप रेज हुआ है जिसको आपको हार्वेस्ट करना है, जब वो अगर राइप हो चुका है तो आपको बहुत ही कम समय के अंदर उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रॉप खराब हो जाएगा। यस, अगर आपने फार्म लैंड में स्ट्रॉबेरी ग्रो किया है, लेट्स से 3-4 मंथ्स में स्ट्रॉबेरी ग्रो हो जाता है, तो यू कैन नॉट वेट कि भाई जब मेरे को स्ट्रॉबेरी की डिमांड आएगी, जब प्राइजेज अच्छा होगा तब मैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी को पिक करूंगा, निकालूंगा और फिर सेल करूंगा, स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएगी। तो आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतनी नहीं है, वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और आपको स्टोरेज का भी इशू आ सकता है, आपके पास अगर स्टोरेज नहीं है कि भाई यहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी को अगर हार्वेस्ट करता हूँ तो कहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे अपन को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। टिम्बर के केस में ऐसा नहीं है। टिम्बर क्या है, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उसको अपन हार्वेस्ट करते हैं, जो बाग होता है ट्री का, फर्नीचर वालों को उसको सेल करते हैं। अगर अभी फर्नीचर मार्केट में वो वुड का उतना प्राइस नहीं है, टिम्बर का उतना प्राइस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बोलोगे एक साल तो और बढ़ जा ट्री को। तो ट्री में कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं रहती है कि अगर आप हार्वेस्ट नहीं करें, वो ट्री को कट नहीं करें तो ट्री खराब हो जाएगा, बल्कि अच्छा ही है एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, कि लंबे समय तक ट्री जो है वो वहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे टिम्बरलैंड में अपन को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और नेचुरल स्टोरेज स्पेस मिल गया है, वो लैंड में ही स्टोर हो रखा है। अगर आपके पास काट के उसको कहीं रखने की जगह नहीं है तो सिंपली उसको मत काटो, डू नॉट हार्वेस्ट, एंड इट कैन बी स्टोर्ड बाय सिंपली नॉट हार्वेस्टिंग द ट्री। तो अपन को यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है ऑफ हार्वेस्टिंग व्हेन टिम्बर प्राइसेस आर अप। जब मार्केट में टिम्बर के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो अपन हार्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, और जब मार्केट में टिम्बर के प्राइसेस कम है तो वी विल डिले कटिंग ऑफ द ट्रीज। फिर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस जो आते हैं क्रॉप के, उससे अगर एक फार्मर को हेज करना है अपने आप को, तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू अ शॉर्ट पोजीशन इन द कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये तो अब आपको यहाँ तक समझ में तो इतना आ गया होगा कि उसको शॉर्ट पोजीशन में ही एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज जो वो काम फ्यूचर में करता वो अभी से ही करके रख लेगा ताकि उसका प्राइस लॉक इन हो जाए। फ्यूचर में जब वो अपने क्रॉप को ग्रो करता तो मार्केट में जाके उसको सेल करता, तो वो पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा बाय एंटरिंग इनटू अ शॉर्ट पोजीशन। फिर फार्म लैंड एंड टिम्बर लैंड कार्बन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं एनवायरमेंट में, एंड दैट इज वाई दे आर ऑफ मोर इंटरेस्ट, दे आर मोर अट्रैक्टिव टू दोज इन्वेस्टर्स हु हैव कंसर्न फॉर ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको ये ज़्यादा हेल्प करता है, अट्रैक्टिव लगता है। फिर आता है आपका, ये तो अपना नेचुरल रिसोर्स का जो लैंड वाला एस्पेक्ट था उसका डिस्कशन अपन किए, अभी अपने कमोडिटीज का डिस्कशन करेंगे। कमोडिटीज के क्या क्या फीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कमोडिटीज जो है, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रेशियस मेटल्स, देन इंडस्ट्रियल मेटल्स। आपको ये सब पता होना चाहिए कि किसको अपन इंडस्ट्रियल मेटल बोलते हैं, इसको अपन बेस मेटल भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज बेस मेटल्स। बहुत बार क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट रीड करोगे, उनके बैलेंस शीट्स रीड करोगे, उनके एनुअल स्टेटमेंट्स रीड करोगे, पेपर में रीड करोगे कि व्हाट्स हैपनिंग विद द कमोडिटीज मार्केट, एंड वहां पे आपको यही नहीं पता कि इंडस्ट्रियल मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं और बेस मेटल्स क्या होते हैं। पीपल डोंट नो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये फिर आता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और एक आता है आपका एनर्जी प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रेशियस मेटल्स में आया गोल्ड, सिल्वर, ये सब। इंडस्ट्रियल मेटल्स, बेस मेटल्स, ये सब में क्या आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये आयरन, ये सब होते हैं आपके इंडस्ट्रियल मेटल्स। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ आपका कॉफ़ी, व्हीट, और
एनर्जी प्रोडक्ट्स हुआ आपका ऑयल, गैस, क्रूड, ये सब, ठीक है। तो कमोडिटीज़ में ये सारे चीज़ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना है तो यू कैन सिंपली गो एंड बाय दीज कमोडिटीज़, बट प्रॉब्लम क्या आएगा? स्टोरेज का। आप इतना सारा चीज़ बाय तो करोगे, उसको स्टोर कहाँ पे करके रखोगे? इसीलिए मोस्ट ऑफ द फोक्स जिनको कमोडिटी में एक्सपोजर लेना रहता है, वो एक्सपोजर लेते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, यूजिंग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्सपोजर इन कमोडिटीज कैन बी क्रिएटेड बाय बाइंग कमोडिटीज डायरेक्टली, बट इसमें प्रॉब्लम आता है फॉर स्टोरेज, एंड दैट इज वाई people like to take exposure through derivatives contract like forwards, futures and options. Mostly derivative contracts are used to create exposure in commodities as physical storage of commodities. It leads to cost of transportation and storage as well. ठीक है। फिर और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे अपन कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। एक होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। एक होता है आपका मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड, और एक होता है आपका स्पेशलाइज्ड फंड्स, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में आता है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स जिसको अपन बोलते हैं, ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स, ईटीएन्स इनको बोलते हैं, और इनको अपन बोलते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ का कंसेप्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स और सब जगह ये यूज होता है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में ये यूज होता है। तो अगर ये एक रेगुलर म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या होता है, या कोई भी पूल्ड फंड है जिसमें सब आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अलग अलग इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे पैसा देते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स वाले उस पैसे को इकट्ठा करते हैं और फिर जाके अलग अलग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी परचेज, ये सब करते हैं, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल केस। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ये म्यूचुअल फंड के पास जाते हो और बोलते हो कि ये आपका यूनिट वापस ले लीजिए, ये सर्टिफिकेट्स वापस ले लीजिए और मुझे मेरा पैसा दे दो। इसको प्रोसेस को और लिक्विड बनाने के लिए, जैसे अपने शेयर मार्केट में बना दिया कि अगर आपको एक कंपनी का शेयर बाय करना है तो आप एक्सचेंज में आइए, आपको कंपनी के पास जाने का दरकार नहीं है। कोई सेलर, कोई ना कोई सेलर होगा, वो सेल कर रहा होगा, आपको बाय करना है, आप बाय करिए, उसका सेल होगा, आप दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होकर शेयर्स एक्सचेंज हो जाएगा विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी। सिमिलरली जो ये म्यूचुअल फंड अपन को सर्टिफिकेट्स इशू करता है यूनिट्स का, अगर अपन को सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लेके आना है तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये फंड्स का जो यूनिट्स है, ठीक है, उसको जब अपन एक्सचेंज में ट्रेड करवा देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो मान लो ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है और आपको इसके यूनिट्स को बाय करना है, आपको म्यूचुअल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और कोई और इन्वेस्टर है, उसको ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को सेल करना है, ठीक है। वो सेलर है, उसको सेल करना है, आपको बाय करना है। तो जो नेचुरल कोर्स होगा वो क्या होगा? सेलर इसके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू सेल, प्लीज टेक इट बैक एंड गिव मी मनी। आप जाओगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, इसको बोलोगे कि भाई मुझे आपके फंड में इन्वेस्ट करना है, दिस इज द मनी, गिव मी द यूनिट का सर्टिफिकेट। तो बेटर है कि आप दोनों इनके पास ना जाओ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास ना जाओ। इससे अच्छा आप आ जाओ एक्सचेंज में। एक्सचेंज में आओ, आपका डीमैट अकाउंट तो हो गई जिससे आप शेयर्स को बाय सेल करते हो। आप लोग इस फंड के यूनिट्स को, जो कंपनी में शेयर्स होता है म्यूचुअल फंड्स में, उसको अपन यूनिट्स बोलते हैं, इन यूनिट्स को आप आपस में ही ट्रेड कर लो, एक्सचेंज में ही ये ट्रेड हो जाएगा। तो आपको बाय करना था, आप बाय कर लो, उसको सेल करना था, वो सेल कर देगा। इससे लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, आपको बार बार यहाँ पे जाने की दरकार नहीं पड़ती। इनको अपन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। जनरली कमोडिटीज और कमोडिटी फ्यूचर्स में अपन इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। ये ज़्यादा सुटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स में डील कर रहे हैं, जिनके पास उनका एक ब्रोकरेज अकाउंट है, एक स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अकाउंट है, जिनके पास उनका डीमैट अकाउंट है। उसी डीमैट अकाउंट में जब इक्विटी शेयर्स क्रेडिट होता है तो इनको, जब अगर ये लोग
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में डील करते हैं तो इनका म्यूचुअल फंड का यूनिट्स भी वहीं पे आके क्रेडिट हो जाता है, वही डीमैट अकाउंट में, वही ब्रोकरेज अकाउंट में यूज हो जाता है। एक ये तरीका है विच इज फेयरली सिंपल एंड मोस्ट लार्जली यूज्ड एज वेल। दूसरा तरीका है मैनेज्ड। मैनेज्ड नाम से देखो, मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड। यहाँ पे आता है आपका कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स का कंसेप्ट, सीटीएस, कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स। क्या होता है कि आप इन फंड वाले को पैसा दे देते हो कि भाई ये 2 लाख रुपीज ले लीजिए और मुझे गोल्ड में एक्सपोजर लेना है। ये क्या करते हैं, ये लोग कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं और उसके ऊपर ये लोग एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। आपसे ये 2 लाख रुपीज लेते हैं और उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं, उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं। जहां पे इनको लगता है कि भाई अभी हमको बाय करना चाहिए, बाय करते हैं। जब इनको लगता है कि ओवर वैल्यूड है, हमको सेल करना चाहिए, या आके आपका वो इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। तो दीज आर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स एंड दे आर कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स। इसका प्राइम एग्जांपल है सीटीएस का। ठीक है, दे कैन आइदर फोकस ऑन स्पेसिफिक कमोडिटीज, कि हम लोग खाली गोल्ड के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करेंगे। कोई बोलता है कि नहीं भाई हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्वेस्ट करेंगे, खाली हमारी स्पेशलिटी उसमें है। अगर किसी को एक्सपोजर लेना है जीरा में, वीट में, राइस में, तो आप हमारे पास आइए। किसी को एक्सपोजर लेना है प्रेशियस मेटल्स में, उसके पास चले जाइए। या फिर दे कैन ब्रॉडली डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज। ठीक है, इनका प्राइमरीली काम ये रहता है कि ये लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ओके, गोल्ड का ये चार्ट है, ये फ्यूचर में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इसका प्राइस थोड़ा बुलिश दिख रहा है या फिर ये बियरिश है। तो दे क्रिएट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन दी अपकमिंग ट्रेंड्स, बुल और बियर। और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को और उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर इनको लगता है पूरा एनालिसिस करके कि ये चीज़ बढ़ने वाला है तो अभी बाय कर लेंगे, लगता है कि ये चीज़ गिरने वाला है तो उसको पहले से ये लोग सेल कर देंगे। तो इनका प्राइमरीली काम ये रहता है, लोग एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ये लोग खेलते हैं। और दे कैन बी स्ट्रक्चर्ड आइदर एज लिमिटेड पार्टनरशिप्स और लाइक रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। फिर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है एंड दे रिक्वायर कि भाई हमारा पोर्टफोलियो आप कस्टम मेड करो हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रेफरेंस है, हमारा रिस्क टॉलरेंस है, उसके हिसाब से आप हमको एक कस्टम मेड पोर्टफोलियो बना के दो। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स। ये नॉर्मल मैनेज फ्यूचर्स फंड में क्या होता है कि जैसे आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, आप पूरा अमाउंट उसमें डाल देते हो। ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका पैसा को मैनेज करके ग्रो करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये लोग कस्टम करते हैं, कस्टम मेक करते हैं आपके पोर्टफोलियो को आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, और आपके अलग से नाम पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इट इज अ सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट इन योर नेम। ठीक है, और लास्ट में आता है स्पेशलाइज्ड फंड इन्वेस्टिंग, कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू प्राइवेट इक्विटी फंड एंड फोकस ऑन स्पेशल सेक्टर्स, तो वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका बेसिक्स ऑफ कमोडिटी प्राइसिंग। मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया था, फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में क्या फ्रेमवर्क होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, वी ऑलरेडी नो दैट। अपने पढ़े थे फॉरवर्ड प्राइस कैसे निकालते हैं यूजिंग दी स्पॉट प्राइस। तो फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस टेल मी कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस बेनिफिट्स। स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस बेनिफिट्स। ये कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस बेनिफिट्स को अपने नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं, इसको अपने नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे अब कंसेप्ट आता है कॉन्टैंगो का और एक बैकवर्डेशन का। कॉन्टैंगो एंड बैकवर्डेशन। कमोडिटीज के लिए आपका कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा, कमोडिटीज के लिए आपका कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब आ गया। और बेनिफिट्स क्या होता है, कन्वीनियंस यील्ड, पढ़े हैं अपन कन्वीनियंस यील्ड।
कन्वीनियंस यील्ड का क्या मतलब है सर? कन्वीनियंस यील्ड का मतलब है नॉन कैश बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट, उसको अपने कन्वीनियंस यील्ड बोलते हैं. सो कमोडिटीज के केस में प्राइमरीली कॉस्ट ऑफ कैरी इज योर स्टोरेज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अक्रू इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है. लेट्स से आपके घर में 10 केजीज वीट है और मार्केट में अभी वीट कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता है कि भाई मेरे पास 10 केजी वीट है, मेरा सर्वाइवल चल जाएगा, ठीक है, आई विल नॉट हैव टू स्लीप हंग्री. तो आपको एक पीस ऑफ माइंड है, आपको एक बेनिफिट मिला इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश बेनिफिट. तो ये आपका कन्वीनियंस यील्ड है, द कन्वीनियंस दैट यू गेट फ्रॉम होल्डिंग दैट एसेट. ठीक है, तो कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन क्या बोलता है कि जब आपका कॉस्ट ऑफ कैरी इज मोर than the benefits, so your forward price will be more than the spot price, ideally, yes, simple. And in that case we will say that the market is in contango for that particular commodity. एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे लेते हैं. लेट्स से स्पॉट प्राइस अभी 100 रुपीज है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी अभी 10 रुपीज है और बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप इज 8 रुपीज. 8 रुपीज का आपको वर्थ, 8 रुपीज वर्थ का आपको कन्वीनियंस यील्ड मिल रहा है. सो व्हाट विल बी द फॉरवर्ड प्राइस? 100 plus 10 minus 8, 100 plus 10 minus 8, which is 102. So your forward price is more than the spot price. कब? When the cost of carry is more than the benefits. When the cost is more than the benefits, तब अपन ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अभी कॉन्टैंगो में है. ठीक है, और जब कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस, इट इज लेस देन द बेनिफिट, तब योर स्पॉट प्राइस विल बी लेस देन द फॉरवर्ड प्राइस एंड वी विल से कि द मार्केट इज इन बैकवर्डेशन. जो फॉरवर्ड प्राइस प्रेडिक्ट हो रहा है वो कम है अभी के प्राइस से, तो मार्केट इज इन बैकवर्डेशन. मार्केट इज इन बैकवर्डेशन. एग्जाम्पल लो, 100, 8 और 10. 100 plus 8 minus 10, which is 98. So this is the case of backwardation. यहाँ तक तो ईजी है, यहाँ तक स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाता है, सब चीज़ हो जाता है. प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को ये वाले लाइन से, और वो इसलिए आती है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, इसीलिए उनको आती है. सिंपल स्ट्रैटेजी को, सिंपल लॉजिक को यूज करोगे और जितना मैं बोल रहा हूँ खाली उतना ही समझोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी. एक बार रीड करते हैं जो भी पढ़ाया हूँ, उसके बाद ये आपको मैं बताऊंगा. सो वी हैव सीन अ सिंपल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड प्राइस एंड स्पॉट प्राइस यूजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरलाइन. योर फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप. और जो ये कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस बेनिफिट ऑफ ओनरशिप है, टुगेदर अपन इसको नेट कॉस्ट ऑफ कैरी है. ठीक है, कमोडिटीज के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैरी होता है इट इज प्राइमरीली स्टोरेज कॉस्ट एंड बेनिफिट जो होता है होल्डिंग द एसेट का इट इज कन्वीनियंस यील्ड. कन्वीनियंस यील्ड क्या है? इट इज द नॉन कैश बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम होल्डिंग अ फिजिकल कमोडिटी. कुछ भी नया नहीं, सब बता चुका. When the cost of carry exceeds the benefits of holding the commodity, तो आपका forward price will be more than the spot price और इसको अपने contango बोलते हैं. When the cost of carry is less than the benefits of holding the commodity, then the forward price, देखो 98 is less than the spot price 100. This is called backwardation. इसका मतलब आपका जो forward curve है वो downward sloping है, वो inverted है. आपका फॉरवर्ड कर्व जो है वो इन्वर्टेड फॉरवर्ड कर्व है, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉरवर्ड कर्व है. वो इन्वर्टेड है या फिर वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉरवर्ड कर्व है. ठीक है, ये लाइन को अब देखो, एज अ रूल ऑफ थंब जो कॉन्टैंगो मार्केट होगा, अगर मार्केट कॉन्टैंगो है तो इट विल लोअर द रिटर्न ऑफ अ लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर. खाली इतना एक बार समझो.
contango market will lower the return of a long only investor. अगर आप एक long only investor हो तो contango market से आपके returns जो है वो कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे. सर ऐसा क्यों होता है? बेसिक सिंपल लॉजिक है यार, सिंपल लॉजिक है. आपने इसको खरीद के रख लिया था, आप एक लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हो, इसका मतलब क्या है? आप खरीद के रखे हो. यस, आपने खरीद के रखा और कॉन्टैंगो है. कॉन्टैंगो कब होता है? व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैरी इज मोर देन द बेनिफिट्स. उस प्रोडक्ट को खरीद के रखा आपने, उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कैरी करने के लिए आपको 10 रुपीज का खर्चा करना पड़ रहा है और उस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट मिल रहा है खाली 8 रुपीज का. खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम हो रही है. 10 रुपए का खर्चा लग गया, बेनिफिट मिल रहा है खाली 8 रुपीज़ का. गया ज़्यादा, आया कम, तो आपका रिटर्न कम होगा कि नहीं? ऑब्वियसली कम होगा. वही बात यहाँ पे हो रही है, वही बात यहाँ पे हो रही है. नहीं, इसमें इतना क्यों कन्फ्यूजन होता है? आई डू नॉट नो. और बैकवर्डेशन जो है, अगर मार्केट बैकवर्डेशन में है तो एक लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर का रिटर्न को वो इंक्रीज करेगा. जो मैं आपको लॉजिक दिया हूं उसी लॉजिक से आपको सोचना है. ये 10 और 8 डाल के ही सोचना. बैकवर्डेशन कब होता है? बैकवर्डेशन कब होता है? देखो, बैकवर्डेशन कब होता है सर? व्हेन कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस देन द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग द कमोडिटी. इसको अपन बैकवर्डेशन बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस, तो कॉस्ट ऑफ कैरी 8 और बेनिफिट ऑफ होल्डिंग द एसेट 10 है. कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस देन द बेनिफिट. आप खरीद के रखे हो एसेट को, उस एसेट को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको खाली 8 रुपीज का खर्चा हो रहा है और उस एसेट से आपको बेनिफिट मिल रहा है 10 रुपीज का. अब बताओ क्या होगा? खर्चा कम, बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहा है, तो दिस इज अगेन इंक्रीजिंग योर रिटर्न. आपके पास आया ज्यादा, तो बैकवर्डेशन विल इंक्रीज योर रिटर्न. बैकवर्डेशन विल इंक्रीज योर रिटर्न. सिंपल. ठीक है, मेकिंग सेंस? ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, फूड फॉर थॉट भी है, सोचने लायक पॉइंट भी है और अच्छा भी है. एक्सक्यूज मी, लिखो. तुम लोग लिखता है ना क्या? गॉड ब्लेस, क्या लिखता है तुम लोग? लिखो. लो इन्वेंट्री लेवल्स. लो इन्वेंट्री लेवल्स है अगर एक कमोडिटी का इकोनॉमी में, मान लो वीट का क्राइसिस हो गया, मार्केट इकोनॉमी में वीट की इन्वेंट्री ही नहीं है, ठीक है, तो वो एक बैकवर्डेशन मार्केट को लेके जाएगा. इट विल लीड टू बैकवर्डेशन. क्यों सर? क्राइसिस है तो उससे बैकवर्डेशन कैसे होगा मार्केट में? जब भी कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन का बात आता है ना, आप लोग दिमाग को ज़्यादा मत चलाना. आपको खाली कॉस्ट और बेनिफिट के टर्म्स में सोचना है. ठीक है, आपको खाली कॉस्ट और बेनिफिट के टर्म्स में सोचना है. आपको सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे. समझो अभी मार्केट में वीट नहीं है, देयर इज लो इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन दी इकोनॉमी. अब इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स लोग के पास, जनरल लोगों के पास वो चीज़ नहीं है. अगर कोई इन्वेस्टर के पास वो है तो उसको अपने पास रखना चाहेगा. अरे भाई, वीट अभी मार्केट में नहीं है, मेरे को अपने पास रखना है, खत्म हो जाएगा तो. सो इन्वेस्टर्स वुड वांट टू होल्ड द फिजिकल कमोडिटी विद देमसेल्व्स क्योंकि इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. अब व्हेन दे हैव कमोडिटी विद देमसेल्व्स, उनको ज़्यादा कन्वीनियंस यील्ड मिलेगा, उनको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिसके कारण उनका नॉन कैश बेनिफिट, उनका कन्वीनियंस यील्ड इंक्रीज होगा. तो योर बेनिफिट इज मोर. ठीक है, एंड व्हेन दिस बेनिफिट इज एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी, व्हेन दिस कन्वीनियंस यील्ड इज एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी, ये कौन सा केस है सर? ये बैकवर्डेशन का केस है. सिंपल. होल्डिंग इन्वेंट्री विद देम गिव्स इन्वेस्टर अ पीस ऑफ माइंड, जिससे उनका कन्वीनियंस यील्ड जो है वो इंक्रीज होता है. और कन्वीनियंस यील्ड जब आपका कन्वीनियंस यील्ड ज्यादा होता है, आपका बेनिफिट ज्यादा होता है आपके कॉस्ट से, तो वो बैकवर्डेशन मार्केट होता है, वो आपका बैकवर्डेशन मार्केट होता है. बहुत सुंदर से मैंने यहाँ पे टेबल बना के आपको यहाँ पे रख दिया है. देखो, व्हेन द कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट, दैट मीन्स नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज पॉजिटिव, कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट.
कॉस्ट बेनिफिट, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी यही होता है, कॉस्ट माइनस बेनिफिट, तो इट इज पॉजिटिव, इट इज 2 रुपीज 2, तो योर नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज पॉजिटिव, फॉरवर्ड प्राइस विल बी मोर देन द स्पॉट प्राइस, ठीक है। इस सिनेरियो को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टैंगो बोलते हैं, और फॉरवर्ड कर्व विल बी नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग फॉरवर्ड कर्व। फिर when the cost is less than the benefit, when the cost is less than the benefit, 8 and 10, तो जो आपका नेट कॉस्ट ऑफ कैरी है 8 minus 10, that will be -2, it will be -2, so net cost of carry is negative, your forward price will be less than your spot price, 100 plus 8 minus 10, तो ये 98 आएगा, your forward price is less than your spot price, this scenario is called backwardation, और यहाँ पे आपका forward price कर्व जो है वो downward sloping होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, commodities ये nothing much to teach here, theoretical topics हैं, just to give you an idea, अपन खाली ये discussions कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर अभी अपने अच्छे से डिस्कशन कर लिए। फिर आता है रिस्क रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। कमोडिटीज मैंने आपको बताया मोस्टली ट्रेडिंग जो होती है वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है, सो दे आर प्राइस्ड ऑन एक्सचेंजेस, एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहा है, तो उनका जो प्राइसिंग दिख रहा है अपन को दैट इज रिफ्लेक्टिंग देयर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। पर जो लैंड का इन्वेस्टमेंट्स होता है, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, ये सब का प्राइस अपन को तभी मिलता है जब एक्चुअल में एक ट्रांजैक्शन होगा उनके ऊपर, और अभी जो प्राइसिंग अपन को देखने मिल रहा है दैट इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ट्रू वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत इनफ्रीक्वेंट प्राइसिंग होती है, कब बिकेगी कब सेल होगी उस समय नया प्राइसिंग आएगा, सो द प्राइस दैट वी आर सीइंग नाउ इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ट्रू वैल्यू। फिर कमोडिटीज के साथ क्या होता है, ये डिमांड सप्लाई का खेल है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अफेक्टेड कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस कमोडिटी का, क्या इन्वेंट्री लेवल्स हैं इन दी इकोनॉमी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड कि भाई एंड यूजर को उस कमोडिटी की नीड है कि नहीं, वो उसको कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हाउ मच इट प्रोवाइड्स टू देम। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, हाउ मच वैल्यू आएगा यहाँ पे, हाउ मच वैल्यू इट प्रोवाइड्स टू देम। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इट विल एडजस्ट स्लोली टू चेंज इन डिमांड। अचानक से मार्केट में ऑरेंजेस की डिमांड बढ़ गई, तो क्या अचानक से ऑरेंजेस की सप्लाई भी बढ़ जाएगी? द आंसर इज नो। ऑरेंज को तो जो ग्रो करने में 3-6 महीना लगेगा वो तो अपना नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम लेगा ही। द प्रोड्यूसर्स देयर कैन नॉट क्विकली एडजस्ट द सप्लाई, की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ा दिए, कोई बगल ऐसे 1-1 घंटे में तो ग्रो नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। तो सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी इट विल स्लोली एडजस्ट, डिमांड बहुत तेजी से हो सकता है टू चेंज इन डिमांड, बट सप्लाई जो है वो स्लोली एडजस्ट होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे कैन नॉट क्विकली अल्टर द लेवल ऑफ सप्लाई, क्योंकि इट टेक्स अ लॉन्गर लीड टाइम, समय लगता है टू चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टू अल्टर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। समझे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है, ये हमेशा एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। तो योर सप्लाई इज अ लिटिल बिट स्लो एज कंपेयर्ड टू योर डिमांड लेवल्स। इसके कारण क्या होता है कि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अपन को वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। मान लो अचानक से डिमांड बढ़ गई कमोडिटी की, सप्लाई तो नहीं आई, तो यू विल सी अ प्राइस स्पाइक। अचानक से कोई सडन इवेंट हो गया, कोई शॉक हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपकी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई तो इतना तेजी से नहीं बढ़ेगी, इट विल टेक टाइम, सो इट विल लीड टू हाई वॉलेटिलिटी इन दी कमोडिटी प्राइसेस when there is a change in demand over economic cycle or during events of sudden shock जैसे कि नेचुरल डिजास्टर। फिर आपका जो प्रोडक्शन लेवल होता है कमोडिटीज का, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसमें ऐसे कुछ फैक्टर्स का भी हाथ रहता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमेशा सप्लाई और डिमांड के कारण एक प्राइस टेंशन बना रहता है, ठीक है, एक मिसमैच रहता है प्राइस सप्लाई एंड डिमांड में, और इसके कारण हमेशा एक टेंशन बना रहता है। एंड द प्राइजेस विल राइज व्हेन द प्रोडक्शन इज लो, प्राइजेस विल फॉल व्हेन द प्रोडक्शन इज हाई। जनरली अगर अपन देखें तो कमोडिटीज बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, कॉपर देख लो, गोल्ड का आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखोगे तो दे आर डिसेंट कंपेयर टू रिस्क।
एंड कमोडिटीज स्पेशली योर कोको हुआ, क्रूड हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे कमोडिटीज आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किए, बट देयर इज ऑल्सो हाई रिस्क, देयर इज ऑल्सो हाई रिस्क। फार्म लैंड और टिम्बर लैंड ये भी अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड किए, दे हैव हाई रिटर्न्स। बस इसमें बेनिफिट क्या है कि ये लोग रिटर्न्स ज़्यादा प्रोवाइड किए और रिस्क भी यहाँ पे थोड़ा सा अपन को कम देखने को मिला। हिस्टोरिकली अगर अपन डेटा को एनालाइज करें तो रिटर्न्स वेर गुड बट रिस्क वॉज लो, तो यही तो अपन को चाहिए। हाउएवर द वॉलेटिलिटी इन रिटर्न्स ऑफ फार्म लैंड एंड टिम्बर लैंड वेर लोअर देन द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ये तो अच्छा ही है, रिटर्न्स भी ज़्यादा दिए और रिस्क जो है वो भी कम लिए। कमोडिटीज को ना अपन इन्फ्लेशन हेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कमोडिटी को बाय करके रखोगे, जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपकी कमोडिटी का प्राइसेस भी बढ़ता जाएगा। तो यू डू नॉट हैव टू वरी कि भाई इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, इससे मेरा वेल्थ का जो परचेजिंग पावर है वो गिर जा रहा है, मेरे मनी का परचेजिंग पावर है वो गिर जा रहा है। कोई बात नहीं, आपका जो कमोडिटी है वो उतना तेजी से बढ़ भी जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर इकोनॉमी में 6% इन्फ्लेशन है तो वीट का प्राइस हर साल 6% से इंक्रीज होगा ही। अगर आप वीट में इन्वेस्ट किए हो तो आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न तो मिनिमम मिलेगा ही। आपका वीट का जो प्राइस है वो 6% से इंक्रीज हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% से बढ़ जाएगा। तो आप इन्फ्लेशन से तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे, हेज्ड रहोगे। तो कमोडिटीज को अपन इन्फ्लेशन हेज बोलते हैं। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज टेंड टू मूव विद इन्फ्लेशन लेवल्स एंड दे आर यूज्ड एज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और हाई इन्फ्लेशन के समय कमोडिटीज हैव सीन टू आउट परफॉर्म स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। जब इन्फ्लेशन कम रहता है तो कमोडिटीज अंडर परफॉर्म स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, और जब स्टेबल इन्फ्लेशन होता है तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स विल परफॉर्म बेस्ट, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन में कमोडिटीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, लो इन्फ्लेशन में कमोडिटीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अंडर परफॉर्म करते हैं। और जब स्टेबल इन्फ्लेशन चल रहा है तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर परफॉर्मिंग द बेस्ट। फिर कमोडिटी का प्राइसेस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। वेदर कंडीशंस, वेदर खराब हो गया तो उस साल आपका कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर, बिग गुड एग्जांपल। ऑयल का प्राइसेस ओवरऑल पूरे यूरोप में, एनर्जी का प्राइसेस डैम हाई, ऑयल प्राइसेस डैम हाई, कमोडिटी प्राइसेस वीट वगैरह सब चीज़ इनको ना यूक्रेन से आती थी, वो सब नहीं आ रही है, यूरोप में उसका प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके कमोडिटी के प्राइसेस को। फिर आता है कि जो कोरिलेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का विद द ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। व्हेन वी से नेचुरल रिसोर्सेज में सब आते हैं, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, कमोडिटीज, इट इज हैविंग अ लो कोरिलेशन। और लो कोरिलेशन है तो हमारे लिए अच्छा ही है, इट विल प्रोवाइड अस द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज रिस्क रिडक्शन, ठीक है। सिंपल, स्मार्ट, कंसाइज टॉपिक, गुड थिंग्स टू लर्न, प्रैक्टिकल चीज़ें। ये वाला पॉइंट अच्छा है यहाँ पे। कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन हेज, इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। बाकी सब तो यू विल बी एबल टू मैनेज, और बाकी हो जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। ओवरऑल इससे एक एक लाइन के क्वेश्चंस कभी कभी बन सकते हैं, तो डू गिव ए गुड रीड, ठीक है। चलो, विल मार्क द कंप्लीशन ऑफ द क्लास हियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी लर्निंग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड ध्यान रखना, जब तक लर्निंग चालू है तब तक अर्निंग चालू है।